सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है बायोलॉजी या जीव विज्ञान, और उसके अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल या कोशिका। इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई है और बायोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं उससे संबंधित कुछ के मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप उसको जरूर देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको अगली वीडियो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, और अगर आप नहीं देखेंगे तो जिसको आप देख रहे हैं जिस वीडियो को, वो तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको संपूर्ण जीव विज्ञान नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर देखेंगे पुराना वीडियो, और अगली वीडियो के साथ में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब एकेडमी में, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। हम आपके साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका भविष्य बनता रहे और हम आपके भविष्य को बनाने में मदद करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अंतर्गत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सेल का चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपको पूरा विज्ञान यानी जीव विज्ञान नहीं समझ में आएगा। क्योंकि लाइफ का आधार क्या है, लाइफ यानी जीवन का आधार क्या है, तो हम कहते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आप ये जो सुंदर सा शरीर देखते हैं, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो गाय भैंसों का हो, चाहे वो कुत्तों का शरीर हो, चाहे वो पेड़ पौधों का ही क्यों ना शरीर हो, सभी शरीर की अपनी एक संरचना होती है। और उस संरचना का निर्माण किस चीज से होता है, तो उस चीज का नाम है सेल या कोशिका। हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं शरीर में, हाथ को उठाना, हाथ को बैठाना, या जैसे मान लीजिए कोई मूवमेंट भी हमारे शरीर में होता है, तो उन सभी मूवमेंट्स को भी कौन कंट्रोल करता है, तो उसका नाम है सेल। तो ये ध्यान रखिएगा, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई होती है। अब मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी न कभी मकान बनते समय देखते हैं, मकान मतलब होम या हाउस, जो आप कह लें सुविधा अनुसार। मकान में आपने देखा होगा ईंट होती है। जब ईंटों को जोड़ा जाता है तो आप जानते हैं दीवार बनती है, और जब कई दीवारों को जोड़ा जाता है तो आप जानते हैं कमरे का निर्माण होता है, और जब कई कमरे जोड़े जाते हैं तो आपको पता है मकान का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। मकान का बेस क्या था, ईंट था। तो इसका मतलब अगर मकान बनाना है तो ईंट के बिना आप मकान नहीं बना सकते। अब आपको सर हम घास फूस का बना लेंगे, तो घास फूस उसका क्या है, आधार है, बेस है। यानी जिस चीज का आप मकान बनाते हैं उसका कोई ना कोई बेस आवश्यक है, 100% बेस की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से इस संपूर्ण शरीर को आप एक मकान मानिए। तो देखिए, हमारा शरीर किस चीज का बना होता है, ईंट की जगह हमने क्या लिखा, कोशिका यानी सेल। दीवारें क्या हैं, कई कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है, आपको पता होगा, उसका नाम है ऊतक या टिश्यू। और जब कई दीवारें या कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन या अंग बनता है। और कई अंग आपस में जुड़ते हैं तो आपका मकान यानी बॉडी बन करके तैयार हो जाती है। तो हमारा कहने का बहुत सामान्य मतलब है कि जैसे मकान बनाने का बेसिक यानी आधारभूत इकाई ईंट है, वैसे ही हमारे शरीर में
आधारभूत इकाई क्या मानी जाती है? कोशिका। कोशिका होगी तभी ऊतक बनेगा, और ऊतक होगा तभी अंग बनेगा, और अंग होगा तभी शरीर बनेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई का नाम क्या होता है? सेल। अब आप ये कहोगे कि सर ये सेल आई कैसे होगी? तो सुनिए, यह जैव विकास का नतीजा है, बायो डेवलपमेंट का नतीजा है, जो आपके सामने सेल आई होगी। और हाँ, ये सतत विकास की वजह से, निरंतर विकास की वजह से ही आपके सामने सेल आई होगी। तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार सेल या कोशिका किस प्रकार से आपके सामने ये कर पाएगी कि आखिरकार आपकी संरचना का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बहुत आसान है। जिस समय बैक्टीरिया ने जन्म लिया उस समय उसकी बॉडी में कितनी कोशिका थी? एक। नाम है इसका क्या? बैक्टीरिया। जिस समय हमने जन्म लिया उस समय हमारी, जन्म का मतलब समझ लीजिए, जिस समय हम अपनी मां के यूट्रस में थे, गर्भ में थे, उस समय हमारी शुरुआत कितनी सेल से हुई? तो सुनिएगा, एक ओव्यूल होता है जो मदर के पास है, और हाँ, एक स्पर्म है जो फादर के पास है। जैसे ही ये स्पर्म अंडाणु में घुसता है, यानी ओव्यूल्स में घुसता है, यह तुरंत इस अंडाणु को निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। और जैसे ही ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, वह सिंगल सेल कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस संसार में जितने भी अंडे होते हैं, चाहे वो मुर्गी का अंडा, चाहे वो बतख का अंडा, चाहे वो शुतुरमुर्ग का अंडा, सभी अंडे एक कोशिकीय होते हैं। यानी आप एक इतना बड़ा अंडा उठाइए, वो भी आपका सिंगल सेल है, और आप एक इतना बड़ा अंडा उठाइए, वो भी सिंगल सेल है। तो यानी अंडों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अंडे बड़े हो गए हैं। बस ये कहिए, अंडे इज क्या? यूनिसेलुलर, एग इज एक कोशिकीय। तो चलिए आगे समझाते हैं। जिस समय हमारी शुरुआत हुई सिंगल सेल में, उसी समय बैक्टीरिया भी सिंगल सेल में। हाथी का भी जन्म हुआ तो कितने? सिंगल सेल में। पेड़ पौधों की भी शुरुआत हुई तो किसमें? सिंगल सेल में। कुत्ते ने जन्म लिया तो कितनी सेल में? सिंगल सेल में। तो आप कहोगे सर वो कुत्ता बन गया, सर वो मच्छर बन गया, सर वो बैक्टीरिया बन गया। तो सुनिए, मौका ईश्वर ने सबको बराबर दिया। कोई हाथी हो गया, कोई चूहा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है जीवन में मौका सबको मिलता है, आप विकास करिए, ईश्वर आपका साथ दे रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है शुरुआत सबकी एक कोशिका से होती है, अंत कई कोशिकाओं में होता है। लेकिन कुछ जीवों का अंत एक में ही शुरुआत होती है, और प्रारंभ भी एक में होता है, और अंत भी एक में होता है। तो आइए समझाते हैं। मान लीजिए जीवाणु ने जन्म लिया कितनी सेल में? सिंगल। तो जब ये जीवन जी रहा था तो भी इसके पास कितनी कोशिका थी? एक। और जब ये मर गया तो भी कितनी कोशिका थी? एक। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका पूरा शरीर ही सेल है। और इस सेल को ना तो पहले शुरुआत जब हुई तो इसके पास एक सिंगल था, जब जीवन जिया तो भी सिंगल था, और जब मर गया तो भी सिंगल था। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा जीवधारी हुआ, ये कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ? तो हम इसे कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी हम इसे कहेंगे एक कोशिकीय के नाम से जानते हैं। और आपको समझाते हैं, जब हमने जन्म लिया तो हमने एक का 4 बना दिया। ये देखिए,
4 का हमने 16 बना दिया, 16 का हमने 64 बना दिया, 64 का हमने अरबों खरबों बना दिया। और आज की डेट में जो आपके शरीर, ये भीम का शरीर आपके सामने खड़ा है, इसमें अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, जबकि शुरुआत मात्र हुई थी किससे? एक कोशिका से। तो इसका मतलब हम लोग कौन हुए? तो हम लोग हुए मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय। क्या ये दोनों नाम आपको अच्छे लग रहे हैं? नहीं, ब्रांड का अपना एक फर्क होता है। जैसे सामने 2 दुकान हो और आपको कपड़े सिलाने हो, एक दुकान का नाम है सुदामा टेलर और एक का नाम है जैक्सन टेलर, तो आप किस दुकान पे जाना पसंद करोगे? स्वाभाविक सी बात है, आप जैक्सन टेलर पे जाना पसंद करोगे। आपको लगेगा सुदामा के नाम से ही दरिद्रता झलक रही है, कपड़ा खराब कर देगा। तो इसीलिए जरा सा कुछ भौकाली नाम आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा अंग्रेज वाला नाम, कैरियोटिक। क्या नाम लिख गया? कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? तो आपका उत्तर होगा सेल। इसको भी लिखते हैं क्या? कैरियोटिक। अब बताइए पहले कौन आया, यूनी या मल्टी? तो आप कहेंगे सर यूनी। तो प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना। तो हमने इसको कहा प्रोकैरियोटिक और बालक इसको हमने कहा क्या? यूकैरियोटिक। तो अगर मैं आपसे कहता हूं हम लोग क्या हैं, तो आप क्या कहोगे? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो अब आप कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत ही बेसिक अंतर होता है। मैं आपको इसको मैथ के हिसाब से समझाता हूं। आप जानते हैं एक सर्किल होता है, सर्किल में हमेशा एक सेंटर होता है, इतना तो आपको पता होगा। एक रेडियस भी होती है, लेकिन हमको रेडियस से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए ये एक सेल है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, इसके बीच में एक केंद्रक होगा, इसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। तो आइए इन दोनों कोशिका में जो अंतर है वो आपको बता देते हैं, और वह अंतर होता है किस चीज का? केंद्रक का। यहां पर क्या होगा? यहां पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अमीबा कैसा जीवधारी है? तो आप कहोगे सर अमीबा तो प्रोकैरियोटिक है। तो मैं आपको कहूंगा यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। अमीबा इज यूकैरियोटिक, क्योंकि अमीबा में तो सिंगल सेल है, लेकिन अमीबा में क्या पाया जाता है? बोलिए, न्यूक्लियस। इसीलिए अमीबा इज यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसे हम प्रोकैरियोटिक नहीं कह सकते। तो न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, चाहे वो सिंगल सेल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं है तो दिस इज क्या? प्रोकैरियोटिक। ध्यान रखिएगा, इस संसार में कोशिका मात्र और मात्र 2 प्रकार की होती है, एक कोशिका, बहुकोशिका। ना तो 2 कोशिका, ना तो 100 कोशिका, ओनली एक कोशिका, ओनली बहुकोशिका। सुनिए, अब चलिए कुछ बताते हैं आपको ये बात कि आखिरकार कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? प्रोकैरियोटिक। और कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने लिखा लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक, तो आपने कहा सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कौन है? तो हमने इसको लिखा ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। इस संसार में सबसे बड़ा अंडा कौन है? शुतुरमुर्ग। इसीलिए सबसे बड़े अंडे को ही हम सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक मानते हैं। इसका साइज होता है 130 से 170 mm। देखो, अगर मैं आपसे कहूं क्या आप प्रोकैरियोटिक देख सकते हैं, तो पहले अगर हमने अंडे का नाम नहीं लिया होता ना, तो शायद आप कहते सर हम नहीं देख सकते। लेकिन याद रखिएगा, एक, क्योंकि बैक्टीरिया तो आप नहीं देख पाते,
तो इसीलिए याद रखिएगा, आपको मानना होगा कि आप सिंगल सेल देख सकते हैं और सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कौन है, तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मैंने यहां लिख दिया स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक, तो आपका उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप सोच लीजिए, आप इसे तो नहीं देख सकते लेकिन आप अंडे को जरूर देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी है प्रोकैरियोटिक, तो ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कौन है, तो उसका नाम है क्या, माइकोप्लाज्मा। अब आइए थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा मनुष्यों की बात कर लेते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यानी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, तो इसका नाम होगा, बहुत आसान है, याद रखिएगा, न्यूरॉन, या हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। और जानते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओव्यूल या अंडाणु। देखो बालक, ये लंबी कोशिका है, ये बड़ी कोशिका है, और हां, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में, तो उसका नाम है स्पर्म या शुक्राणु। तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रिच एग। अगर आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर आपसे मनुष्यों में पूछा गया, तो आप बताएंगे लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो न्यूरॉन, लार्जेस्ट तो ओव्यूल, और स्मॉलेस्ट तो क्या होगा आंसर, स्पर्म। अब यहां पर कुछ बातें और बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। एक चूहा है, मैं हूं, और हाथी है। तीन जानवर आपके सामने है। मनुष्य भी एक जानवर है, बस ये है बुद्धिमान जानवर है, अंतर सिर्फ यही है। मान लीजिए ये चूहा है, मान लीजिए ये मनुष्य है, और मान लीजिए ये हाथी है। अब आप ये बताइए सबसे बड़ा शरीर किसका होगा। स्वाभाविक सी बात है, सब जानते हैं सबसे बड़ा शरीर किसका होगा, हाथी मेरे साथी, तो हाथी का होगा। लेकिन सबसे छोटा शरीर इन तीनों में किसका होगा, चूहा का। मान लीजिए चूहे में न्यूरॉन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो चूहे का शरीर तो छोटा है और हमारा शरीर चूहे से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मनुष्य के शरीर में न्यूरॉन की लंबाई कम से कम 4-5 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। तो बालक आप गलत हैं। मनुष्य के शरीर में भी न्यूरॉन की लंबाई चूहे के शरीर में पाई जाने वाली न्यूरॉन की लंबाई के बराबर होगी। यानी हमारे शरीर में भी न्यूरॉन की लंबाई क्या हुई, 1 सेंटीमीटर। अब आप हाथी पर आओ, तो आपने कहा सर हाथी में भी 50 सेंटीमीटर से कम तो होना नहीं चाहिए। तो मैं आपको यह कहूंगा हाथी में भी न्यूरॉन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो आप तो टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए, सर क्या बात कर रहे हो। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, कभी भी साइज नहीं बदलती सेल की, केवल बॉडी के अनुसार नंबर्स बदल जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, साइज ऑफ द सेल रिमेन्स सेम बट क्वांटिटी ऑफ सेल ऑलवेज सेम। यानी कोशिका का आकार सदैव अपरिवर्तित रहता है, जबकि कोशिका की संख्या सदैव परिवर्तित होती है इन डिफरेंट बॉडीज, यानी विभिन्न प्रकार के शरीर में। यह ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा सबसे पहले माइक्रोस्कोप आया होगा या सबसे पहले सेल की खोज हुई होगी। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, पहले माइक्रोस्कोप खोजा गया होगा, क्योंकि पहले थोड़ी लोगों को पता था कि अंडा एक सेल है।
वो तो लगातार रिसर्च के माध्यम से पता चला कि अंडा एक सेल है, लेकिन जब तक माइक्रोस्कोप नहीं आया तब तक लोगों को पता भी नहीं था सेल क्या चीज होती है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया, यह आपके एसएससी का प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, बड़े एग्जामों में नहीं पूछा गया है। तो अब मैं लिखता हूं माइक्रोस्कोप, यानी इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया, तो उसका नाम था ज़ैकेरियस जैनसन। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा नाम, ज़ैकेरियस जैनसन। और परीक्षा में कैसे पूछा गया, जेड जैनसन नाम से। और 1950 के आसपास इतना भयानक माइक्रोस्कोप आया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया, और उस माइक्रोस्कोप का नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी खोज किसने किया, नॉल एंड रस्का नाम के वैज्ञानिक ने। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, माइक्रोस्कोप आ गया। अब मैं आपको 1665 की एक घटना बताता हूं। यानी 1665 की बात है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक बॉटल का कॉर्क लिया। अब कहोगे सर बॉटल का कॉर्क क्या है, तो बता देते हैं। ये एक छोटा बॉटल है, ये हमने ढक्कन खोल लिया, दिस इज कॉर्क। यानी ढक्कन ही कॉर्क है, कॉर्क ही ढक्कन है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कॉर्क लकड़ी का बना था, बार्क, पेड़ की छाल। और अभी अभी मैंने बताया, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, सबका निर्माण किस चीज से हुआ है, सेल से हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इसका सेक्शन काटा, और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी, और इसी संरचना को इन्होंने नाम दिया क्या, सेल या कोशिका। और इनके मुंह में दही जम गया। यानी उसके बाद इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बोला भैया सेल है ये नहीं बताया कि प्लांट और एनिमल का निर्माण सेल से होता है। बस इन्होंने सेल खोज दिया, काम खत्म हो गया। आप जानते हैं लकड़ी डेड होती है, इसीलिए इन्होंने कैसा सेल खोजा, डेड सेल। तो डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय क्या, रॉबर्ट हुक। और जानते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं कुछ समय बाद, ल्यू वैन हॉक। ये काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ल्यू वैन हॉक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल खोजी। यानी इन्होंने जीवित कोशिका खोजी। और हां, इन्होंने जीवित कोशिका खोजी किस चीज में, स्पाइरो गायरा, इसे हम कहते हैं एल्गी या शैवाल। और यह शैवाल कहां पाया गया, पॉन्ड वाटर में पाया गया। यानी जीवित कोशिका की खोज लिविन हॉक ने स्पाइरो गायरा नाम के शैवाल में किया, और वह शैवाल कहां पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्या, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। आगे बताते हैं, इन्होंने डेड सेल खोजा, लेकिन इनके मुंह में भी दही जम गया। इन्होंने भी कुछ भविष्य में बोला ही नहीं कि भैया प्लांट और एनिमल या इस संसार के जितना भी जीवन है, सारा जीवन सेल से बना है। इन्होंने भी कुछ नहीं बताया। फिर कुछ सालों बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक आए, एक जर्मन था, एक इटालियन था। दोनों ने एक कंसेप्ट दिया, नाम था सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बता दिया
कि पौधों का निर्माण सेल से होता है, जंतुओं का निर्माण सेल से होता है। तो कभी भी अगर खोजकर्ता आए तो रॉबर्ट हुक और लिवेनहॉक को याद रखिए, और कभी भी आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। तो अगली वीडियो में यहां तक तो मैं इसको यहां तक ही रखूंगा। क्योंकि अगली वीडियो में चित्रों के माध्यम से ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि आखिरकार किस प्रकार से सेल के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। तो अभी तो मैंने खोज की बात की थी, सेल क्या है ये बताया था, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बनाकर, संरचना बनाकर आपको पूरी कोशिका की अवधारणा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में कोशिका से संबंधित एक भी प्रश्न को न छोड़ें और उस प्रश्न को हल करके अपने अंकों को बढ़ाएं और हमारे साथ आप जुड़े रहें। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपसे वादा करता हूं कि आखिरकार जीव विज्ञान या भविष्य में और भी मैं विज्ञान पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप अपने परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। विज्ञान से संबंधित दावा है, सभी प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।